नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो चलिए अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने अपने आखिरी लेक्चर में क्या बातें सीखी थी। हमने ये देखा था कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की गई है। ठीक है, परमाणु संरचना उसकी हमने क्या देखा था कि परमाणु हमारे जो होते हैं परमाणु वो किन किन और कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हमने उसमें 3 कण देखे थे। हमने उसमें अभी तक 2 कण देखे थे, एक तो इलेक्ट्रॉन देखे थे और एक प्रोटॉन देखे थे। ठीक है, फिर हमने उसमें देखा था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, उसकी ई गोल्डस्टीन ने की थी। फिर इसमें हमारे क्या हुए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन के खोज के दौरान उसमें कैथोड रेज का इस्तेमाल किया गया था और प्रोटॉन की खोज के दौरान जो था वो हमारा कैनाल रे का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद हमने देखा था इन पर आवेश कितना होता है और इनका द्रव्यमान कितना होता है। हमने ये सब बातें देखी थी। उसके बाद हमने और क्या क्या बातें सीखी थी। हमने इसमें देखा था कि जो रदरफोर्ड था, सबसे पहले जे थॉमसन जो था, जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना का पहला मॉडल दिया था। उसमें उन्होंने क्रिसमस केक के जैसे लगाया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमने देखा था जो रदरफोर्ड ने एक अपना अल्फा किरणों से क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और उससे उन्होंने बताया था कि हमारा जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर बीच में बिल्कुल केंद्र में कुछ भाग होता है, उसको नाम दिया गया था नाभिक। और वह नाभिक जो होता है वो थोड़ी सी ही जगह में क्या होता है, समाया हुआ है और उस नाभिक के अंदर ही पूरे परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो उपस्थित होता है। तो उसके बाद हमने ये भी देखा था कि रदरफोर्ड के जो उसने एक्सपेरिमेंट दिया था, उसका जो मॉडल था उसकी कुछ कमियां भी थी। तो आज के लेक्चर में हमें यही सब सीखना है कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को कैसे दूर किया गया, दूसरे वैज्ञानिक ने कौन सा मॉडल दिया है। उसके बाद हम अपने तीसरा जो कण होता है दैट इज न्यूट्रॉन्स, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई है। उसके बाद हम जब ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में ही होता है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे कौन से कण जो है वो नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो हम आज यही सब सीखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला है कि बोहर का परमाणु मॉडल। अब देखिए, जैसे हमारे रदरफोर्ड के मॉडल में ये कमी आई थी, क्या कमी आई थी कि उसने कहा था जैसे बीच में नाभिक रखा गया है, उस नाभिक के चारों ओर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल चक्कर काटते हैं। तो उसने कहा था जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल चक्कर काटेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि वह इलेक्ट्रॉन जो है जब ऐसे ऐसे अंदर आएगा तो वह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से टकरा जाएगा और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हमारा परमाणु जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी ऊर्जा निकाल लेंगे। तो इस प्रकार उसने कहा था, तो वह रदरफोर्ड के मॉडल की कमी थी। तो बोहर ने अपना यही मॉडल दिया। बोहर ने कहा कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने क्या किया, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि यह तो देखो नाभिक होता है, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, निश्चित कक्षाओं में ही, जैसे उन्होंने ये जो निश्चित कक्षाएं हैं ये निश्चित वाली, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल इनमें चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की अलग अलग कक्षा कहते हैं, विविक्त मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग अलग कक्षा कहती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने ये दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विविक्त कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा जो है उसका विकिरण नहीं होता है, मतलब उनकी ऊर्जा बाहर नहीं निकलती है। इसका मतलब जब उनकी ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी तो इसका मतलब वो नाभिक से टकराएंगे भी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा जो परमाणु है वो स्थायी रहेगा। ठीक है, परमाणु स्थायी रहेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से नहीं टकराएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये 2 पॉइंट दिए। उसके बाद अब हमने देखा कि ऊर्जा स्तर क्या होता है। अब हमने कहा कि वह जो है वो हमारे कुछ विविक्त कक्षाओं में रहेंगे, तो उन विविक्त कक्षाओं को दूसरा नाम बोला गया है ऊर्जा स्तर। तो अब यह ऊर्जा स्तर होता क्या है, तो देखिए कि वे कक्षाएं या कोश जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो देखिए जैसे ये नाभिक था उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, ठीक है,
तो पहले तो इनको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, इनको नाम दिया जा सकता है या तो आप बोल लो विविक्त, विविक्त हमारे क्या हो गए, कक्षाएं हो गई, ठीक है। उसके बाद हम इनको या हम इनको क्या बोल सकते हैं, कोश बोल सकते हैं, या हम इनको ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा स्तर भी हो सकता है। ये सभी एक इसी के ही नाम है, ठीक है, ऊर्जा स्तर भी इसी का ही नाम है। तो एक इन कक्षाओं के ही ये 2-3 नाम बोले हुए हैं। तो अब जैसे हर किसी चीज का हम नाम रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का भी नाम हो गया, नाभिक में नाभिक इसका भी नाम दे दिया हमने, प्रोटॉन का नाम दे दिया। अब इन ऊर्जा स्तर का भी तो नाम देंगे ना, अलग अलग कक्षा। अब ऐसे कैसे बोलेंगे पहली कक्षा, ऐसी तो नाम देंगे ना, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो इसी प्रकार उनको इनकी संख्याओं को दर्शाया जाता है कि इन कक्षाओं या कोशों को अक्षरों द्वारा या तो अक्षरों द्वारा बोल सकते हैं या संख्याओं द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है। जैसे जो पहली कक्षा होगी उसको या तो n इक्वल्स टू 1 बोलेंगे या k बोलेंगे, या k बोल सकते हैं कैपिटल में, बड़े लेटर में, बड़े अक्षर में k भी बोल सकते हैं, k कक्षा हो गई। दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे, हम l कक्षा बोलेंगे, l कक्षा। तीसरे वाले को क्या बोलेंगे, m कक्षा। फोर्थ वाले को n, ऐसे फिफ्थ वाले को MNO, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। या पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो वो n की वैल्यू से दिखाते हैं। तो इससे हमारे ऊर्जा जो स्तर होते हैं उनकी कक्षाओं को हम ऐसे नाम देते हैं, ठीक है। और बीच में ये क्या है, बीच में ये नाभिक है। और नाभिक के ऊपर हमने क्या बताया था कि जो शेष आवेश होता है नाभिक के ऊपर वो धनात्मक होता है, ठीक है। उसके बाद अब पहला प्रश्न आता है कि परमाणु उदासीन है, मतलब परमाणु के ऊपर जो शेष आवेश होता है वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल आधार पर स्पष्ट कीजिए। थॉमसन ने, तो सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या कहा था कि हमारा जो पूरा का पूरा जो परमाणु है उसमें क्रिसमस केक्स के साथ उसने तुलना की थी ना। उन्होंने कहा था कि जो हमारा जो धनात्मक भाग होता है वो तो ऐसे पूरा का पूरा इसमें होता है धनात्मक भाग, और उसके ऊपर कुछ ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जितनी संख्या में धनात्मक भाग होता है उतनी ही संख्या में ऋणात्मक भाग होता है, और इसी प्रकार जो हमारा जो पूरा परमाणु होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है, जितनी संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की वो प्रोटॉन की इक्वल हो जाती है। तो जितना धनात्मक भाग होगा उतना ही हमारा ऋणात्मक भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा परमाणु पूरा उदासीन हो जाता है। तो ये किसका मॉडल था, थॉमसन के मॉडल के आधार पर हमने इस प्रकार हम स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक है, रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। सोचिए हमने किस परमाणु को बोला था कि कौन से अपरमाणु जो है वो उसके केंद्र में नाभिक में विद्यमान है। हमने क्या कहा था कि उसमें अल्फा पार्टिकल हमने क्या करवाए थे, अल्फा किरणों को हमने उससे टकराया था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा किरणें जो होती हैं और फिर हमने कहा था वो क्या हो जाती है कि वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ऐसे चली जाती हैं। तो इसका मतलब नाभिक में क्या होगा, नाभिक में कुछ हमारा धनात्मक अवशेष होगा, धनात्मक आवेश होगा। तो तभी तो वे जो अल्फा पार्टिकल की किरणें हैं, क्योंकि अल्फा की जो किरणें होती हैं वो भी तो धनात्मक होती है ना, और कोई चीज धनात्मक से ही टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे नाभिक में क्या है, नाभिक में हमारा प्रोटॉन होता है, ठीक है। कौन सा अवपरमाणु होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए, ठीक है, ये होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न कि 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाएं। अब देखिए 3 कक्षा, तो हमने कहा था कक्षाओं के नाम हम कैसे देख सकते हैं, या तो n इक्वल्स टू 1, 2, 3 ये दे दो, या फिर k, l, m ये दे दो। तो हमें 3 कक्षाओं वाला बनाना है। बीच में क्या रखेंगे, हम अपना नाभिक रखेंगे, उसके चारों ओर क्या हो जाएंगी, हमारी ये कक्षाएं हो जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हैं। और बोर ने ही बताया था कि जब वो गोल गोल चक्कर लगाते हैं उनमें से कोई भी ऊर्जा नहीं निकलती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो डिस्क्रीट अलग अलग होते हैं, उनमें विकिक्त होती है,
ठीक है, विविक्त होती है। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये 3 कक्षाओं वाला हो गया, ये क्या हो जाएगा n=1 हो जाएगा, या k बोल सकते हैं, ये l हो जाएगा और ये m हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 n की वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 कक्षाओं वाला बोर का परमाणु चित्र बन गया है। ठीक है, अगर आपसे और भी कक्षाएं बोले तो इसके बाहर और कक्षाएं बना दीजिए। यदि आपसे 4 कक्षाएं बोले तो एक और ऐसे गोला बना दीजिए और उसको n=4 बोल दीजिए। 5 कक्षाएं बोले तो एक और गोला बना दीजिए तो उसको n=5 बोल दीजिए, या फिर k l m ऐसे ही n o p q ऐसे चलता चला जाएगा जैसे ABCD होती है हमारी। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन है, क्या अल्फा कणों का परिकीर्ण प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरे धातु की पन्नी से संभव होगा? सोचिए कि सोने की धातु की ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से केवल हमने सोने की ही धातु ली थी? सोचिए, देखिए हमने कहा था कि जो सोना होता है, सोना जो है वो इतना ज्यादा मेलिएबल मतलब लचीला होता है, हम उसको पतली पतली शीट पन्नी की तरह ऐसे बना सकते हैं। और उसकी एक पन्नी में क्या होता है हमारे, वो एक पन्नी जो है वो 12,000 परमाणुओं के जितनी थिक होती है, मतलब मोटी होती है। इसलिए हमने बोला था कि सोने को ही इसलिए लिया जाता है। ठीक है, और दूसरी धातु यदि हम लेंगे तो वह दूसरी धातु इतनी ज्यादा लचीली नहीं होती है, तो इसलिए सोने को लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई और धातु नहीं है जिससे वह संभव होगा। उसका दूसरा कारण एक ये भी होता है कि सोने का जो द्रव्यमान होता है वह बहुत ज्यादा अधिक होता है। यदि हम कोई हल्के द्रव्यमान वाली धातु ले लेंगे तो अल्फा जो किरणें हम उससे टकरा रहे थे वो उससे टकराएंगी ही नहीं। ठीक है, हमारी जो सोने की धातु जो हम अपना धातु लेंगे वो ही नीचे गिर जाएगी। तो एक दूसरा कारण होता है सोने का द्रव्यमान और सोने की लचीलता, जिसकी वजह से हम क्या लेते हैं, सोने की धातु को ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तो अब तक हमने क्या देख लिया, बोहर का मॉडल देख लिया है, उसके बाद ऊर्जा स्तर देख लिए हैं, ऊर्जा स्तर को कैसे बनाया जाता है, उनके नाम किस प्रकार दिए जाते हैं, हमने ये सब देख लिया है। अब आता है कि अब हमने ये देख लिया है कि हमारे इतने सारे हमने 2 कणों की डिस्कवरी कर ली थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इतनी देर से हम ये कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब देखते हैं न्यूट्रॉन है क्या, कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो देखिए, न्यूट्रॉन एक अन्य अपरमाणु कण है, ठीक है, जो अनावेशित मतलब उनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता और द्रव्यमान में किसके जितने होते हैं, प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इनका द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान बिल्कुल एक जैसा होता है। इनकी खोज किसने की थी, 1932 में इनकी खोज जे चैडविक ने की थी। ठीक है, जे चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, गोल्डस्टीन ने की थी। उसके बाद अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, जे चैडविक ने की है। तो ये सब याद रखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, जे चैडविक ने की है। ठीक है, उसके बाद अब ऐसे भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो है हमारे कक्षाओं में ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं। अब हम देखेंगे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। जो ये नाभिक है ना इतना सा, इसके अंदर ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो उपस्थित होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसलिए बोला गया है कोई भी परमाणु होता है उसका पूरा का पूरा द्रव्यमान नाभिक के अंदर होता है। क्योंकि हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो प्रोटॉन के तुलना में बिल्कुल नगण्य होते हैं, उनका द्रव्यमान जो होता है बिल्कुल नगण्य होता है, क्योंकि उनका द्रव्यमान 1830 गुना कम होता है। किससे, प्रोटॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का तो द्रव्यमान नगण्य होता है। तो पूरा का पूरा द्रव्यमान जो होगा हमारे परमाणु का वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। और हमने ये देखा न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान जितना ही होता है, उसी के बराबर होता है दोनों का द्रव्यमान। ठीक है, एक जितना होता है।
तो इसलिए अब इससे पता चल गया न्यूट्रॉन हमारे कहाँ पर होते हैं, हमारे नाभिक के अंदर, प्रोटॉन भी नाभिक के अंदर, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में होते हैं बाहर। और हमारे जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको n से दर्शाया जाता है, जैसे प्रोटॉन को p से दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को s से, तो न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। तो हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए ना कि नाभिक में ही क्यों पूरा का पूरा द्रव्यमान होता है, नाभिक में ऐसे और कौन कौन से कण होते हैं, तो इस वजह से हमें सारे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब एक बुद्धिशीलता प्रश्न है, देखिए कि किस तत्व में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो आप इसकी एक बार देखना, इसको पढ़ना कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन जो होता है ना वो नहीं होता है। वैसे सभी तत्वों के अंदर, जितने भी तत्व होते हैं सभी के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, हमारे प्रोटॉन भी होते हैं और हमारे न्यूट्रॉन भी होते हैं, पर एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो सोचिए कौन सा होगा। पढ़ा है कभी आपने कोई ऐसा, कोई किसी भी अध्याय में पढ़ा हो? देखिए हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन, उसके अंदर केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के अंदर। तो केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, ये केवल एक प्रोटॉन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे घूमते रहेंगे इस प्रकार। अब आता है, अब हम इतनी देर से कर रहे हैं कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान किसकी वजह से होता है, और परमाणु का पूरा द्रव्यमान हमने कहाँ पढ़ा था, नाभिक में होता है। ठीक है, और किसकी वजह से होता है हमें वो पढ़ना है। तो देखिए परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है, कि हमारा जितने नंबर में प्रोटॉन होंगे और जितने नंबर में न्यूट्रॉन होंगे, इन दोनों की संख्या के जोड़ दें तो उसमें क्या हो जाता है, नाभिक हमारे पूरे परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका द्रव्यमान जो है वो प्रकट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो हमने कौन कौन से परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के कण हमने खोज की है। सबसे पहला कण था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हमारे उपस्थित होते हैं, ऊर्जा स्तर में। ठीक है, अब हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं इसको। ऊर्जा स्तर में होते हैं। उसके बाद इनकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, उसके बाद इनमें क्या होता है, इनके ऊपर आवेश जो होता है वो -1, एक धनात्मक आवेश होता है। उसके बाद इनका जो द्रव्यमान होता है वो इनका क्या होता है, नगण्य द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान नगण्य होता है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे इलेक्ट्रॉन हुए थे। फिर हमने दूसरा कण देखा था प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, नाभिक में होते हैं। इनकी जो खोज की थी किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, इनके ऊपर आवेश कितना होता है, धनात्मक आवेश होता है, और इनका द्रव्यमान जो होता है वो होता है, ठीक है, 1 U जो होता है इनका द्रव्यमान होता है। हम ऐसे मान के चलते हैं क्यों। ऐसे जो हमारे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, ये भी नाभिक में होते हैं। इनकी खोज किसने की, जे चैडविक ने की। इनके ऊपर आवेश क्या होता है, कुछ भी आवेश नहीं होता है, अनावेशित होते हैं। और इनका द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन के जितना द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कणों की हमने खोज की है। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है हीलियम। हीलियम परमाणु, हीलियम है ये, हीलियम, हीलियम। ठीक है, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है। तो कितने न्यूट्रॉन होंगे, अभी हमने कहा जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान वो हमारा द्रव्यमान वो हमारे प्रोटॉन के द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है दोनों को। अब ये कहा गया ये 4U है और इसमें 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन हो गए। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे हमारे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन आ जाएंगे भाई
इनका जो दोनों का द्रव्यमान होगा उसी का ही तो, यदि हम जोड़ दें तभी तो हमारे परमाणु का द्रव्यमान निकलता है। तो यदि 4 में से 2 माइनस कर दूं तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे ना, क्योंकि इसका भी क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, और जब इसका भी 2u होगा तभी तो 4u होगा। इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन होने चाहिए तभी तो 4u हमारा बन पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 न्यूट्रॉन होंगे। समझ आया? और दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है, इसलिए भी हम कह सकते हैं। ठीक है, हमें 4u बनाना है किसी भी प्रकार, तो 2u तो आ जाएगा 2 प्रोटॉन से, तो बाकी का जो 2u आएगा वो किससे आएगा? 2 न्यूट्रॉन से ही तो आएगा, इस वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इलेक्ट्रॉनों का वितरण का क्या मतलब होता है? अब तक हमने क्या सीख लिया है? अब तक हमने पहले अपने कुछ प्रश्न किए थे किसके ऊपर, कि बोhr ने अपना परमाणु का मॉडल दिया था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि बोhr ने ऊर्जा स्तर बताई थी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे न्यूट्रॉन क्या होते हैं, और हमने जो हमारे परमाणु का द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं तो उनका वितरण कैसे होता है, ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों को कैसे रखते हैं। ठीक है, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, मतलब कैसे उपस्थित होते हैं, और एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें यही देखना है। तो देखिए कि ऐसे बोला गया है कि ये जो परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोhr जो थे, जिसने बोhr का मॉडल दिया था, बोhr और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं। बोhr और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं। तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों या कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखने के नियम होते हैं। उन्होंने कहा है जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, उसके चारों ओर ऐसे हमारे कुछ क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, और इन ऊर्जा स्तरों में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम कैसे बताएंगे कि किस ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उन्होंने उसका एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा 2n²। किसी भी एक ऊर्जा स्तर में जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कितने, मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2n² हो सकते हैं। और जहां पर n क्या है, n हमारा उस कक्षा की संख्या है। ठीक है, हमारे कक्षा की संख्या है। ठीक है, जैसे अगर हम पहली कक्षा की बात करें या k कोश की बात करें तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अब हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले कक्ष में। पहले कक्ष में कितने, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे केवल। ठीक है, इस प्रकार। फिर दूसरे कक्ष में अगर चले तो जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इसका मतलब हमारे दूसरे कक्ष में ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब अपने तीसरे कक्ष में चलते हैं, तो जब 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 3 = 9 और 9 2 = 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे इसमें कि फोर्थ में कितना आ जाएंगे, जो हमारा फोर्थ कक्ष होगा, 4 4 = 16, 16 2 = 32, ये गलत है, यहाँ पे केवल 32 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे, यदि हमें कक्ष का संख्या पता हो और यदि उसमें पूछा जाए कि इस कक्ष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अधिकतम हमारे किसी भी कक्ष में कितने 2 × n², ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो यह फॉर्मूला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें। ठीक है, 2 × n², ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं, तो यह नियम किसने दिया था, ये भी ध्यान रखना, बोhr और बरी ने यह नियम दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं हम कि सबसे भारी कोश को क्या बोलते हैं। कि देखिए, सबसे भारी कोश जो होती है ना, उसको मतलब वैलेंस शेल जो होती है, सबसे भारी कोश वैलेंस शेल, उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 8 हो सकती है। 8 से ज्यादा उस में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर बात की जाए
कि हमारे किसी भी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्ष जो है वो पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार बढ़ती हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए जैसे हम ये बना रहे थे ना कि पहली कक्ष, दूसरी कक्ष, तीसरी कक्ष, ठीक है, फोर्थ ये हो गई, फिर ऐसे हो गई। तो देखिए हम ऐसे कह रहे थे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें 8 आएंगे, फिर हमने देखा था इसमें कितने आते थे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें 32। इस तरीके से हमने इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली थी। पर ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले हमारी ये वाली कक्ष भर जाए, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले सबसे अंदर वाली पहली कक्ष भरी जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी कक्ष, फिर तीसरी कक्ष, फिर ऐसे फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे क्रम अनुसार ही कक्षाओं को हम भर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि कक्षाएं जो होती हैं वो क्रमानुसार भरी जाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि जो हमारी आखिरी कक्ष होती है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी भी तत्व की उसके परमाणु की जो आखिरी कक्ष होती है उसके अंदर केवल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तब वो स्थायी मानी जाती है, ठीक है। और किसी किसी के अंदर यदि ज्यादा कक्ष भी हो तो उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर आखिरी कक्ष में क्या बोला जाता है, 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ आई बात। अब देखिए कि कुछ तत्वों की परमाणु संरचना, मतलब हम कैसे जो तत्व होते हैं जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गए, ठीक है, हमारी पोटेशियम हो गया, ये सब हमारे क्या है, तत्व हैं। अब इन तत्व की परमाणु संरचना कैसे की गई है कि उसके अंदर परमाणु के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए जो हमारे तत्व होते हैं, जो उनका हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या होती है। हमारे तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉनों के इक्वल होती है। और मैं ध्यान कीजिए, हमने अपने तीसरे अध्याय में मैंने आपको एक परमाणु संख्या का क्या दिया था, एक चार्ट टेबल दी थी। उस टेबल में सभी परमाणुओं की परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर दिया गया था, ठीक है। तो जितनी परमाणु संख्या होती है ये, तो जितनी परमाणु, इसके बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। तो जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, अगर हमारा जो परमाणु है वो तटस्थ है, मतलब कोई आयन नहीं है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने होते हैं। तो अब आप देखिए कार्बन का हमारी कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की परमाणु संख्या मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपको याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमें प्रश्न में दिया गया होगा। तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। तो इसका मतलब कार्बन के अंदर क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने कहा जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर देखिए, अभी आपको ये दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट में ये हटा देती हूँ। हाँ, तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे देखा हमने, अपने 2n² वाले फॉर्मूले से। तो कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, इसके आखिरी कक्ष में। तो आखिरी कक्ष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का हमारा जो परमाणु संख्या होती है उसकी 1 होती है। तो इसका मतलब इसके एक पहले कक्ष में बस 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके अलावा कौन सी बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले सबसे अंदर वाला कक्ष भरा जाएगा और उसके बाद बाहरी कक्ष भरा जाएगा। ये नहीं कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में भर दें, ऐसा नहीं होगा। पहले अंदर वाला कक्ष और फिर बाहर वाला कक्ष। और जिसके बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा तत्व जो है वो स्थायी माना जाता है। इसलिए सभी के सभी तत्व जो हैं वो अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद सल्फर देखिए, सल्फर की जो हमारी परमाणु संख्या होती है वो 16 होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन भरने पहले कक्ष में। भाई देखो n=1 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, 2। ये इलेक्ट्रॉन लिख रही हूं मैं। तो देखिए 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, ये कक्ष हो गई हमारी। अब हम दूसरी कक्ष पे चलते हैं। दूसरी कक्ष पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 2n² के अकॉर्डिंग।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए, कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में हो जाएंगे, उसके आखिरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुछ परमाणु तत्वों की परमाणु संरचना की गई है। तो बस एक बात ध्यान रखनी है, जो परमाणु संख्या होगी उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमारा पहला प्रश्न कि कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। इलेक्ट्रॉन वितरण मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखिए हम उसका चित्र बनाते हैं। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है 6, तो इसका मतलब उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, और उसके दूसरे शेल में कितने कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, भाई 6 में से 2 तो पहले कक्षा में आ गए, कितने बचे 4 ही, तो 4 आ जाएंगे। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा नाभिक हो गया, इसके बाद ये पहली कक्ष और ये दूसरी कक्ष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं सोडियम का। सोडियम का हमारी परमाणु संख्या क्या होती है 11, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 11 होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके 11 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो देखिए इसके पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये मैं कैसे बता रही हूँ 2n² वाले फॉर्मूले से, कि इसके दूसरे कक्ष में कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 8 9 10, तो अब इसके तीसरे कक्ष में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि 8 और 2 10, 11 में से 10 भरे गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम इस प्रकार बना सकते हैं, पहली कक्ष, दूसरी कक्ष और तीसरी कक्ष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 1। तो ये हो जाएगी हमारी सोडियम के लिए, ये कार्बन के लिए और ये सोडियम के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हमें परमाणु संख्या पता हो और हमें 2n² से ये पता चल जाए कि अधिकतम किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो उस प्रकार हम उसके इलेक्ट्रॉन का वितरण कर सकते हैं कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है कि क्रम अनुसार भरने, हमें जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको क्रम अनुसार भरना है। मतलब पहले वाली कक्ष सबसे अंदर वाली कक्ष भरी जाएगी और फिर उसके बाद बाहर वाली कक्ष भरी जाएंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। इसमें है कि अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए K का मतलब क्या हो गया, सबसे पहला जो कक्ष है वो K ही तो कक्ष होता है, तो इसका मतलब K के लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अपने 2n² वाले फॉर्मूले से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे ही L में, L के लिए K, L के बाद L आएगा, तो L के लिए 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 2 2 4 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो पूरे इन दोनों कक्ष भरी हुई हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी पूरे परमाणु में 10, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी उस पूरे परमाणु में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार यह फॉर्मूला जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार हम किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसका वितरण जो है वो कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा देखते हैं। हमने देखा कि बोहर ने परमाणु का मॉडल दिया, उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा स्तर में घूमते हैं और उन ऊर्जा स्तर में घूमते हुए उनकी ऊर्जा जो होती है वो विकिरण नहीं होता है, इसलिए जो हमारा परमाणु होता है वो स्थायी रहता है। पहले हमने ये देखा, उसके बाद हमने बोहर का मॉडल देखा, ऊर्जा स्तर क्या होती है कि ऊर्जा स्तर कैसे बनाई जाती है। ठीक है, उनको संख्या क्या दी गई थी, n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से, या K L M ये सब देखा। उसके बाद हमने देखा कि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन कहाँ पर उपस्थित होता है, नाभिक में होता है। ठीक है,
और पूरे जो हमारा परमाणु होता है उसका द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में होता है, और उसका द्रव्यमान किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो द्रव्यमान होता है उन्हीं के बराबर होता है। फिर देखा तो न्यूट्रॉन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान जितना ही होता है। ये सब हमने बातें सीखी। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार कर सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग ऊर्जा स्तर में किस प्रकार उनको वितरण कर सकते हैं। और परमाणु संख्या जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो होता है वो 2n² वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट, सबसे पहले अंदर वाले कक्ष भरे जाएंगे और उसके बाद हमारे बाहर वाले कक्ष भरे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक अपनी सब बातें सीख ली हैं। अब अपने अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर ऑक्टेट क्या होता है। संयोजकता जो हमने अपने आखिरी अध्याय में पढ़ी थी ना, कि संयोजकता क्या होती है, कि किसी भी हमारे परमाणु की कितनी क्षमता होती है किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलने की, जिससे वो हमारा अणु बनता है। तो वही संयोजकता क्या होती है, हमें ये देखना है। उसके बाद हम देखेंगे परमाणु संख्या क्या होती है, और हमारे क्या होता है परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, किसके बराबर होता है। तो यही सब बातें हम अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। गुड बाय।